आपने देश के लिए अच्छी खबर तो देख ली, लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर भी है, और वो ये कि देशद्रोही छात्र अब तक फरार हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, जो देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, जो एक तरह से देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे थे, वो भी इसी देश में बैठकर। अब हम जेएनयू केस से आतंकवादी हाफिज सईद के कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। हमें खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हाफिज सईद का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई चलाती है, यानी आईएसआई इस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट करती है। यह ट्विटर हैंडल हाफिज सईद लाइव के नाम से है, जिससे भारत विरोधी दुष्प्रचार किया जाता रहा है। ट्विटर हैंडल हाफिज सईद लाइव पर हाफिज सईद के मैसेज और वीडियोस डाले जाते रहे हैं। जेएनयू के मामले में हाफिज सईद के इस ट्विटर अकाउंट के मैसेज और वीडियो भारत के कुछ बड़े पत्रकार भी शेयर कर रहे थे। 15 फरवरी यानी सोमवार को इस ट्विटर हैंडल हाफिज सईद लाइव से हिंदी में भी कुछ ट्वीट्स किए गए, जिसमें भारत को धमकी देते हुए कश्मीर की आजादी की बात कही गई थी। हाफिज सईद के इस ट्विटर हैंडल के पीछे आईएसआई का हाथ है, जिसे इस वक्त भारत के हालात में अपना फायदा दिख रहा है। हमने मंगलवार को यह खुलासा किया था कि हाफिज सईद ने भारत के पत्रकारों पर नजर रखने के लिए साइबर सेल भी बनाया है। हाफिज सईद का साइबर सेल भारत में अपने फेवरेट पत्रकारों की खोज में है, जो उसकी विचारधारा से हमदर्दी रखते हैं और जाने अनजाने में उसकी मदद करते रहे हैं। हमने ये आवाज भी उठाई थी कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को ट्विटर या यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म क्यों दिया जा रहा है, यानी उसे वहां से ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से अब यह कहा है कि हाफिज सईद के अकाउंट्स और वीडियोस को वो बैन करे। और हमारी खबर का असर यह है कि हाफिज सईद लाइव नाम का यह ट्विटर हैंडल फिलहाल ट्विटर से गायब है, यानी अब यह हैंडल ट्विटर पर दिखाई नहीं दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि हमारे यहां कुछ बड़े पत्रकार और संपादक भारत सरकार के उस दावे पर सवाल उठा रहे थे, जिसमें सरकार ने कहा था कि जेएनयू के मुद्दे को हाफिज सईद का भी समर्थन हासिल है। लेकिन यही पत्रकार और संपादक हाफिज सईद के दावे को मानते हुए उसके यूट्यूब मैसेज को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, यानी भारत सरकार से ज्यादा ये पत्रकार और संपादक हाफिज सईद के सच्चे फॉलोअर्स बन गए, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। पाकिस्तान का आधा काम तो ऐसे ही लोगों ने कर दिया है, और अब हाफिज सईद और उसके लोगों को ऐसे ही बुद्धिजीवियों और पत्रकारों की तलाश है, जो उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। भारत की जमीन पर खड़े होकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले इन नारों को सुनकर भारत के दुश्मन आखिर खुश क्यों ना होंगे? आखिर भारत के दुश्मन यही तो चाहते हैं। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। हाफिज सईद और पाकिस्तान का तो आधा काम आसान हो गया है। पाकिस्तान और हाफिज सईद को पहली बार खुले तौर पर पता चल गया है कि भारत में उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। यह सब देखकर हाफिज सईद खुश हो गया होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही ऐसी सोच वाले लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अपना हथियार बनाने में लगा है। इस ट्विटर अकाउंट को देखिए, जिसे आतंकी हाफिज सईद के नाम से चलाया जा रहा है। हाफिज के नाम और फोटो वाले इस ट्विटर अकाउंट से भारत को धमकियां दी जा रही हैं। @हाफिज सईद लाइव नाम के इस ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा है, कश्मीरी नौजवान किसी के कहने पर नहीं, अपने अधिकार आजादी के लिए और उन पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आतंकी हाफिज सईद के नाम वाले इस ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट किया गया है, हिंदुस्तान अपने जुल्म बंद करे और कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हाफिज सईद नाम के इस ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किए गए हैं, उनमें #JNU क्रैकडाउन का इस्तेमाल किया गया। यानी अगर ये ट्विटर अकाउंट सही है तो जेएनयू के मामले में हाफिज सईद की पूरी नजर है। हमारे पास खुफिया एजेंसियों से मिली पुख्ता जानकारी है कि यह ट्विटर अकाउंट कतई फर्जी नहीं है, बल्कि हाफिज सईद के इस ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हैंडल करती है। जेएनयू के अंदर भारत विरोधी प्रदर्शन और नारों के बाद
पाकिस्तान और हाफिज सईद को लगता है कि यह माहौल उसके फायदे का है। भारत सरकार ने भी दावा किया था कि जेएनयू के अंदर राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन को हाफिज सईद का भी समर्थन है। और यह दावा सिर्फ किसी ट्वीट के आधार पर नहीं, बल्कि खुफिया एजेंसियों से मिली पुख्ता जानकारियों से किया गया। हाफिज सईद के प्रचारक होंगे जो इस देश में, उनके लिए कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए ना सरकार के पास। हम बिल्कुल चाहते हैं, कम से कम आइडेंटिफाई करने का तरीका हो सरकार। बिल्कुल आपने सही फरमाया। आपने जो सवाल किया सरकार को, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि और बहुत कुछ करना बाकी है कि ऐसे तत्वों को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे नियंत्रण में लाया जाए। और हम ऐसा देश नहीं बनना चाहिए कि इसी देश के नागरिक इसी देश का नमक खाते हैं और इसी देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का बात करते हैं। ये इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। बड़े अफसोस की बात है कि भारत के कुछ बड़े पत्रकार और संपादक जेएनयू के मामले में भारत सरकार के दावे को नहीं, बल्कि आतंकवादी हाफिज सईद के दावे को मान रहे हैं और इसी पर हाफिज सईद के मैसेज और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। जी न्यूज ने यह सवाल उठाया था कि आखिर हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को ट्विटर और यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों ने आतंकवादी हाफिज सईद को भी एक बड़ा मौका दे दिया है। जिस हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन और अमेरिका ने दुनिया के लिए खतरनाक आतंकवादी बताया है, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों की लिस्ट में रखा गया है, वो हाफिज सईद जेएनयू के मुद्दे पर यूट्यूब के जरिए खुलेआम अपने एजेंडे को फैला रहा है। जेएनयू के मुद्दे पर हाफिज सईद ने यूट्यूब पर अपना एक आतंकवादी संदेश डाला है। हमारी स्पष्ट सोच है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल यह भी है कि यूट्यूब ऐसे आतंकवादी को अपना प्लेटफॉर्म क्यों देता है। जी न्यूज की खबर का असर नजर आ रहा है। ट्विटर और यूट्यूब से हाफिज सईद के परमानेंट लॉगआउट की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने ट्विटर और यूट्यूब से हाफिज सईद के अकाउंट और वीडियो बैन करने को कहा है। @हाफिज सईद लाइव नाम का ट्विटर अकाउंट भी फिलहाल ट्विटर पर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर साफ है कि हाफिज सईद और आईएसआई जेएनयू के मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया में तो घी के दिए ही जल रहे होंगे। लेके रहेंगे आजादी, ये वो नारे हैं जो भारत के दारुल हुकूमत में कश्मीरी लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ ये नारे नहीं लग रहे हैं, खुद भारतीय दारुल हुकूमत में ये नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अब मामला यहां पहुंचा है कि कन्हैया कुमार जो कि स्टूडेंट्स यूनियन के सदर हैं जेएनयू के, उनके खिलाफ सीधा सीधा बगावत ही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और भारत हमेशा ये भूल जाता है कि कश्मीर के अंदर जो हमायत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की तरफ ही नहीं, भारत के अंदर से भी जो है वो उसकी बात आती है, वहां झंडे लहराए जाते हैं। अब इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। कुर्सी पर हाफिज सईद बैठा है, सामने माइक है, दाहिनी तरफ पाकिस्तान का झंडा और पीछे पोस्टर में लिखा है सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस। अगर हाफिज सईद की नई साजिश कामयाब हो गई तो यह आतंकी कुछ इसी तरह से भारतीय पत्रकारों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हाफिज सईद ने अलग से एक साइबर सेल का गठन सिर्फ और सिर्फ भारतीय पत्रकारों का एक ग्रुप तैयार करने के लिए किया है। हाफिज का साइबर सेल भारतीय पत्रकारों का ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर का डेटा जुटाएगा। हाफिज भारतीय पत्रकारों के जरिए भारत में कश्मीर के एजेंडे को लेकर दुष्प्रचार करने की योजना को और धार देना चाहता है। कुल मिलाकर आतंकवादी हाफिज सईद और आईएसआई को भारत का माहौल अपने पक्ष में दिख रहा है और वो भारत के राष्ट्र विरोधी तत्वों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने फेवरेट पत्रकारों की खोज में हैं जो उनके विचारों से हमदर्दी रखते हैं और जाने अनजाने उनकी मदद करते हैं। इस तरह के आतंकवादियों का ट्विटर अकाउंट और जो साइबर स्पेस और जो सोशल मीडिया पे जो चैट होता है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। और हाफिज सईद ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं खुफिया तरीके से हमारे देश को उसको कुछ संदेश की देने की ज़रूरत है। इस तरह से वो बगलाता रहेगा, बकवास करता रहेगा तो उसको एक प्राइस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जेएनयू के अंदर भारत विरोधी प्रदर्शन और भारत विरोधी नारों का टेप तो आतंकवादी हाफिज सईद और आईएसआई के लोग रिवाइंड कर कर के सुन रहे होंगे और ये सोचकर खुश हो रहे होंगे कि उनका आधा काम तो कोई और ही कर रहा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।
भारत का माहौल देखकर पाकिस्तान और हाफिज सईद बहुत खुश होंगे। वो जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी में लगे भारत विरोधी नारों का टेप रिवाइंड कर कर के सुन रहे होंगे और ये उन्हें बहुत सुकून दे रहा होगा, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि उनका आधा काम तो ऐसे ही हो गया। हाफिज सईद को भारत में वो पत्रकार और संपादक भी आसानी से मिल जाएंगे जो हाफिज सईद के विचारों से हमदर्दी रखते हैं और जाने अनजाने में उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। हमें ऐसे पत्रकारों और संपादकों की चिंता नहीं है, हमें देश की चिंता है और इसीलिए हमें लगता है कि जेएनयू जैसे संस्थान नेतागिरी का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा का ऐसा केंद्र बने जिसका पूरी दुनिया में नाम हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि जेएनयू जैसे संस्थानों में कितने कम खर्चे पर पढ़ाई लिखाई की सुविधा इन छात्रों को दी जा रही है। आज हम आपको जेएनयू के एक छात्र का पूरा ब्रेकअप बताएंगे कि वो एक साल में फीस के तौर पर कितना पैसा देता है और आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि जेएनयू में बीए, एमए और एमएससी जैसे कोर्सेज की सालाना फीस सिर्फ 216 रुपए है, यानी 18 रुपए प्रति महीने। जी हां, फिर से सुन लीजिए, 216 रुपए सालाना, 18 रुपए प्रति महीना, यह है ट्यूशन फी। पीएचडी और बाकी कोर्सेज की सालाना फीस सिर्फ 240 रुपए है, यानी 20 रुपए प्रति महीना। इसके अलावा 100 रुपए एडमिशन फीस होती है, जिसमें लाइब्रेरी और मेडिकल का खर्चा भी शामिल होता है। जेएनयू में हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक बार में 4000 रुपए देने पड़ते हैं, जो रिफंडेबल यानी बाद में वापस भी हो जाते हैं। हॉस्टल फीस 1100 रुपए सालाना है, यानी करीब 92 रुपए प्रति महीना। एक बार फिर से सुन लीजिए, हॉस्टल की जो फीस है वो है 92 रुपए मात्र एक महीने की। इसके अलावा मेस का खर्च 1800 से 2000 रुपए प्रति महीना है, क्योंकि इस संस्थान को सरकार से ढेर सारी सब्सिडी मिलती है, ढेर सारी आर्थिक मदद मिलती है, इसलिए छात्रों पर पढ़ाई का बोझ नहीं पड़ता। अगर इतने कम खर्च में कोई शिक्षा संस्थान अपने छात्रों को सबसे बेहतर शिक्षा दे रहा है तो छात्रों को भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति, आपके जैसा एक व्यक्ति, हमारे जितने दर्शक होंगे शायद वो भी अपने आप के बारे में इस वक्त सोच सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं करता। वो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों का एडमिशन करवाता है और मुझे यकीन है कि इस वक्त हमारे जितने तमाम दर्शक हमें देख रहे होंगे, आप में से भी ज्यादातर लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया होगा और उन्हें पढ़ाया होगा। हर महीने हजारों रुपए की फीस आप सबने जरूर भरी होगी, फिर भी आप सब लोग देश के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाते। आप में से कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोलता और ना ही ये छात्र जो इतना पैसा खर्च करके शिक्षा ले रहे हैं, ये देश के खिलाफ इस तरह से नारे लगाते होंगे जैसे नारे हमने जेएनयू में सुने। इन छात्रों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इन्हें इतने सस्ते में कम दामों पर शिक्षा दी जा रही है तो इन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि ये अपने माता पिता, शिक्षकों और देश की उम्मीदों पर खरे उतरें। देशद्रोह के मामले में आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देंगे। देशद्रोह के जिस कानून की धाराओं के तहत भारतीय अदालतों में सुनवाई होती है वो असल में अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है। वर्ष 1870 में लागू हुए देशद्रोह विरोधी कानून के तहत अब तक बहुत ही कम आरोपियों को सजा मिल पाई है। आजादी से पहले जो लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें राजद्रोही माना जाता था। और हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि वर्ष 2009 में ब्रिटेन ने भी यह कानून अपने संविधान से हटा दिया था, लेकिन भारत के संविधान में 156 साल पुराना यह कानून आज भी मौजूद है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देशद्रोह कानून को आपत्तिजनक और अप्रिय कानून बताया था। देशद्रोह के कानून को लेकर संविधान में विरोधाभास भी है, जिसे लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। दरअसल जिस संविधान ने देशद्रोह को कानून बनाया है, उसी संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया गया है। मानवाधिकार और सामाजिक संगठन इसी की आड़ में देश के खिलाफ विरोध और आलोचनाएं करते रहे हैं।